बॉटनी पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी। पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। इसके जनक फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। विलियम रॉसबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कार्य की मॉर्फोलॉजी, पेड़ पौधों की बाहरी अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। रूट्स, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसको रूट्स कहते हैं। शूट्स, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है उसको शूट कहते हैं। जड़, रूट, ये पेड़ पौधों की भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसका यह हरा नहीं होता है। यह निगेटिव फोटोट्रॉप होता है जबकि पॉजिटिव जियोट्रॉप होते हैं। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते, जिसके कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है, बल्कि यह लंबाई में विकास करता है। रूट है मूलम, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है जो जल एवं खनिज का अवशोषण प्रसारण विधि द्वारा करता है। जड़ के कार्य पौधे को स्थिरता प्रदान करना, भोजन का संग्रह करना। रूट कैप, यह जमीन के अंदर खोदने का कार्य करता है। जड़ दो प्रकार का होता है, टैप रूट या एडवेंटेजियस रूट। टैप रूट को मूसला जड़ कहते हैं, एडवेंटेजियस रूट को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। मूसला जड़, टैप रूट, यह जड़ जमीन के अंदर और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात वह पेड़ गिर जाएगा। आम, नीम, गाजर, सलगम, चुकंदर etc। अपस्थानिक जड़, एडवेंटेजियस रूट, यह जड़ भूमि के ऊपर रहता है। ये जीवन और वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है, इसलिए इसे काट देने पर वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसे द्वितीय मूल भी कहते हैं, जैसे डहेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबड़ etc। स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स, वैसा अपस्थली जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ रूट मूल कहते हैं, जैसे पीपल, बरगद, रबड़ etc। अवस्तंभ स्टिल रूट, वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा रहता है इसे अवस्तंभ कहते हैं, जैसे गन्ना, बांस, मक्का etc। आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट, वैसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे आरोही मूल कहते हैं, जैसे मनी प्लांट, पानी आदि। अधिपाद मूल एपिफाइटिक रूट, वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है और यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामिन ऊतक पाए जाते हैं, ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वायवीय मूल भी कहते हैं। और जैसे आर्किड, दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। परजीवी मूल, पैरासाइट रूट, वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं, जैसे अम्बरवेल का स्कूटा, यह एक लता है। प्रकाश संश्लेषी मूल, फोटोसिंथेसिस रूट, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे सिंघाड़ा। मूलधाप, रूट प्रेशर, जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर की ओर फेंकती है, इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभने, काट लगने पर इसमें लाशा एवं दूध निकलने लगता है, जैसे पपीता के पेड़ से दूध निकलना। स्टीम तना, फिर इसका विकास प्रांकुर या पल्मोले से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उससे शाखाएं, ब्रांच निकलने लगती है। ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलने रहते हैं, जिसे टहनी कहते हैं। पेड़ पौधे को सर्वाधिक हानि तना छीलने से होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पॉजिटिव फोटोट्रॉप तथा नेगेटिव जियोट्रॉप होता है, अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती है और उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह तना हरा होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है, जिस कार्य से इस चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठनुमा रचना पाई जाती है, जिसे कलियां या बर्ड्स कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय तना, एरियल स्टीम, अर्धवायु तना, सब एरियल स्टीम, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम। वायवीय तना, एरियल स्टीम, ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं या बाहर की ओर से लटका रहता है। लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल इत्यादि। अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टीम, इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है, जल, कुंभी, घास इत्यादि। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम, यह तना भोजन का संग्रह तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है और नीचे जाकर फैल जाता है, जैसे अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल, सूरन। अदरक नोट में अदरक तथा हल्दी को प्रकंद कहते हैं, लहसुन तथा प्याज को सलकंद कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। आलू तथा ओल को कंद कहते हैं। अरबी तथा जमीकंद को धनकंद कहते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोट तथा इंटरनोड पाए जाते हैं। हल्दी में कुर्क्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर रोग नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वसा पाया जाता है। सोलेनिन के कारण के आलू का रंग हरा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में काला धब्बा हो जाता है। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसका आँख से आंसू आते हैं। लहसुन में सल्फर, गंधक, एलासिन के कारण गंध आते हैं। पत्ती लीफ
यह पेड़ पौधे का क्षैतिज लैटरल विकास को दर्शाता है। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनियमन का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च मंड की जांच के लिए आयोडीन अभिकरण का प्रयोग किया जाता है तथा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा को रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देता है। स्टोमेटा रंध्र गैसों का विनिमय करता है तथा मंड स्टार्च को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। पत्तियों के प्रकाशन पर पत्ती इसका लीफ मार्जिन कटा पिटा नहीं रहता। इसे आम, पीपल, बरगद केला संयुक्त पत्ती कॉम्प्लेक्स लीफ, इनका लीफ मार्जिन कटा पिटा होता है जैसे गुलाब, नीम, इमली। पत्तियों के सिरा के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक जालिकाबद्ध सिरा विन्यास रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल सिरा विन्यास समानांतर। जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, इसमें सिरा जाली नुमा जुड़ी रहती है या द्विबीजपत्रीय पौधे में होता है, आम, जामुन, ईंट से। वही समानांतर सिरा विन्यास में सिरा एक दूसरे से समानांतर बिछे हुए रहते हैं या एक बीजपत्री होते हैं, केला, धान, गेहूँ, ईंट से। पत्तियों का रूपांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। इन पौधे की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती क्योंकि वह जल को का बचा सके। लतीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या डल कहते हैं। प्रिंचर पड़घट, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीट भक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, इन्हें कलश पौधा कहते हैं। पिंगुएला नेपेंथिस जैसे में नोट्स, वैसा पड़घट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे प्लाडर कहते हैं। पादप कार्य की पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। इसके जनक फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को पादपी कार्य का जनक कहा जाता है। विलियम रॉसवर्थ को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पत्तियों के सिरा के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, इनमें सिरा जालीनुमा जुड़ी रहती है, द्विबीजपत्री पौधे में होता है, आम, जामुन, ईंट से। समानांतर सिरा विन्यास, इसमें सिरा एक दूसरे के समानांतर बिछे हुए रहते हैं या एक बीजपत्री होती है, केला, धान, गेहूँ, ईंट से। पत्तियों का रूपांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। इन पौधों की पत्तियों कांटों का रूप ले लेती है क्योंकि वह जल को बचा सके। लतीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रिंडल कहते हैं। प्रिंचर पड़घट, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीट भक्षी हो जाते हैं। इन पौधे में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, इन्हें कलश पौधा कहते हैं जैसे पिंगुएला नेपेंथिस इत्यादि। ऐसा पड़घट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे ब्लाडर कहते हैं। फ्लावर फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यह पुष्प प्रजनन में सहायक होता है। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प के चार भाग दलपुंज, पुमंग, जायंग। गाइनोसियम यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसमें अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिका स्टिग्मा पाया जाता है। पुमंग एंड्रोसियम यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें पुंकेसर, फिलामेंट तथा पराग, पॉलीग्रेन तथा पराग से एंथर आते हैं। बाह्यदलपुंज काइलेक्स यह कली को रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके इकाई को सेपल कहते हैं। दलपुंज कोरल यह रंगीन होता है। ये कीटों का परागण के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। रात में खिलने वाले फूलों को दलपुंज सफ़ेद और सुगंधित होते हैं, रात रानी, चमेली आदि। दिन में खिलने वाले फूलों का दलपुंज रंगीन तथा चमकीला होता है जैसे गुलाब। पुष्पासन थैलेमस पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है। परागकोश एंथर इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। परागण निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। गुल्लर का फूल कभी खिलता नहीं है। परागकोश से परागकण का वर्तिकाल उत्तर पहुँचना परागण कहलाता है। पॉलिनेशन कहलाता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, उसी फूल स्वयं से परागण हो तो स्वपरागण कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण, जब परागण किसी दूसरे के माध्यम से होता है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। परागण जितना दूर हो उससे होगा फल उतना ही अच्छा होगा। स्वपरागण से अच्छा पर परागण होता है। परागण वर्तिकाग्रता संपन्न हो जाता है। परागण की विभिन्न विधियाँ।
मेथड ऑफ पॉलिनेशन। कीट द्वारा एंथोमोफिली, वायु द्वारा एनीमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली, ऋतु द्वारा जूलोफिली, चमगादड़ द्वारा चिरेप्टोफिली। कमल के फूल में परागण कीट द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल किया सबसे बड़ा फूल रिप्लेसिया में परागण हाथी द्वारा होता है। वही सबसे छोटा फूल वुल्फिया में परागण हवा द्वारा होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन, परागण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है और निषेचन के बाद फल का निर्माण आरंभ हो जाता है और परिपक्व अंडाशय का ही फल का निर्माण कर लेते हैं। अंडाशय की बाहरी दीवार फल भित्ति छिलका का निर्माण कर देती है। अंडाशय के अंदर पहले से उपस्थित बीजांड ओविल बीज का निर्माण करते हैं। परागण के फलस्वरूप 2 पराग अंडाशय में पहुँचते हैं और जबकि अंडाशय में पहले से ही 3 अंडा रहता है। एक परागण एक अंडाशय में क्रिया कर युग्मनज जाइगोट्स बना लेता है और यही युग्मनज भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और भ्रूण ही फल बन जाता है। अंडाशय में बचा हुआ 2 अंडा एक परागण से मिलकर भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। भ्रूण को भोजन देना कार्य करता है। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़ कर गिरने लगते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़कर गिरने लगते हैं। परागण को नर युग्मक मेल गैमेट तथा अंडा को मादा युग्मक फीमेल गैमेट कहते हैं। गैमेट अगुणित एक यौन होता है अर्थात इसे होप्लाइड कहते हैं। युग्मनज जाइगोट तथा भ्रूण एम्प्लॉयड, ये दोनों ही द्विगुणित डिप्लॉयड 2n होते हैं। भ्रूण को एंडोस्पर्म त्रिगुणित ट्रिप्लॉयड या 3n होता है। फल फ्रूट्स फल परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण करते हैं। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या फिर पोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर सत्य फल, असत्य फल और निषेच फल, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, निषेच फल। सत्य फल वैसा फल जिनका निषेचन अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम, लीची, जामुन, लाटरी। असत्य फल वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर के पुष्पासन या थैलमस में होता है उसे असत्य फल, जैसे सेब, नाशपाती। इन फलों को कूट फल या आभासी फल भी कहते हैं। अनिषेच फल जैसे वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, परागण से ही फल बन जाए उसे अनिषेच फल, जैसे केला, अंगूर। निर्माण के आधार पर फलों का प्रकार साधारण या सरल फल। जब एक फूल में एक फल का निर्माण होता है उसे साधारण फल कहते हैं, जैसे आम, जामुन, बादाम, धान, गेहूँ। समूह या संयुक्त फल, जब एक ही फूल से कई फल बन जाता है किंतु वे आपस में जुड़े रहते हैं तो समूह या संयुक्त फल कहते हैं, जैसे रसभरी, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, मदार, धतूरा। संग्रथित फल, मल्टीपल फ्रूट, जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दल पुष्पासन अंडाशय सभी भाग लेते हैं तो उसे संग्रथित फल कहते हैं, जैसे कटहल, अनानास, शहतूत, गुल्लर। भाग, फलों के भाग, फलों के आंतरिक भाग को फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। ये फलों के पार्ट, फलों के आंतरिक भाग को फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। ये 3 भागों में बांटा होता है। बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, यह छिलका से सटा रहता है। मध्य फल भित्ति मेसोकार्प, यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है। फलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है। फलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल। आंतरिक फल भित्ति एंडोकार्प, यह गुठली में सटा रहता है। सूखा फल ड्राई फल, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती बल्कि एक से जुड़े रहते हैं उसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जैसे मेवा। मांसल फल, फ्लैशी फल, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग स्पष्ट दिखाई देती है मांसल फल कहलाता है, जैसे आम, जामुन। मांसल फलों को कई भागों में बांटा जाता है। आस्टील रूप, वैसा फल जिसका मध्य फल भित्ति बहुत बड़ा हो अर्थात फल का बीज बहुत बड़ा हो, जैसे जामुन, आम। सीड्स, बीज, पौधे की अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज का निर्माण बीजाणु से होता है। बीज को रक्षा देने का फल करता है। बीज में छोटा छेद पाया जाता है जिसे माइक्रोपिल्स कहते हैं। इसी कारण बीज के माध्यम से बीज के अंदर पानी जाता है। बीज का बाहरी भाग को टेस्टा तथा आंतरिक भाग को टिग्मा कहते हैं। बीज 2 प्रकार का होता है। एक बीजपत्री को मोनोकाट, इनके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है। इसकी पत्तियों का सिरा भी समानांतर होता है। इनकी पत्तियां लंबी होती है। धान, गेहूँ, केला, मक्का, etc। 2 बीजपत्री साइकाट, इनके बीज को खोलने पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इनका सिरा भी गेंद या जाली का वश होता है तथा पत्तियां छोटी होती है, जैसे चना, आम, जामुन, etc। खंड फल, बेरी, वैसा फल जिसका बीज पेपरी पतला या चिपचिपा होता है उसे बरी कहते हैं, जैसे टमाटर, अमरूद, तरबूज, भिंडी, कद्दू। पोम, इसमें असत्य फलों को रखा है, जैसे सेब, अनानास। फलों खाने वाला भाग, लीची का खाने वाला भाग एरिल, अनार का टेस्टा,
ट्रेस्टा बीज का बाहरी भाग, टमाटर अमरूद का संपूर्ण भाग, नाशपाती सेब नाशपाती का पुष्पासन, नींबू संतरा मौसमी जूसी है रेशेदार रोग, नारियल धान का भ्रूण कोश, आम तरबूजा का मध्य फलवती, अनानास कटहल का पुष्प पराग, फूल गोभी का पुष्प पराग, बीज अंकुर जर्मिनेशन, अंकुरण बीजों को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन आवश्यक, अंकुरण के लिए आवश्यक पदार्थ जल तापमान आर्द्रता नमी वायु, अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व मिट्टी प्रकाश खनिज खाद्य, बैगन टमाटर मिर्चा को अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, कंकाल में सीधा खड़ा रखता है, स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते। कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इसमें कोई भी रक्त संचार नहीं होता। इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं जैसे केकड़ा तिलचिट्टा मकड़ी टीडू घोंघा स्नेल चींटी चिवटा मधुमक्खी बिच्छू सीप शंख कीट। नोट, कछुआ की पीठ पर बाएं कंकाल तथा पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा प्रदान करता है जैसे मानव बकरी गाय कुत्ता etc। कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। उपास्थि यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का ट्वाइस पाया जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपास्थि को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। नाक कान तथा सभी बड़ी कोशिकाओं के नाक कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज की बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अस्थि बोनिया अत्यधिक कठोर होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसी नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर की उपास्थियों के पिन्ना नाक की हड्डियों तथा श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच में होती है अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मानव के शरीर की हड्डियों की संख्या 206 होती है। अस्थि और अस्थि का जोड़ने वाले को लिगामेंट मांस और अस्थि को टेंडम मांस और मांस को सेलेक्सा। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटा गया, अनुबंधीय उपांगी एपेंडिकुलर एक्सियल एक्सिया। अनुबंधीय उपांगी कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126। बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल, हाथ की हड्डियों की संख्या ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस 30×2, ह्यूमरस 1 रेडियस 1 अल्ना 1 कार्पल 8 मेटाकार्पल 5 फ्लेंजिस 14, कुल मिला के 32×2 60। वही पैर की हड्डियों में फीमर उरू अस्थि पटेला टिबिया फ्यूला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस 1 1 1 1 7 5 14 30×20 60। पेल्विक श्रेणी मेखला, इनकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम स्टियम प्यूबिस होते हैं परंतु वयस्क में तीनों जुड़कर एक अस्थि बन जाता है। वही कैल्विक हसली, इनकी संख्या 2 होती है। इसे ज्यामिकीय कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। स्कैपुला अंश मेखला या बाहों को खंडों से जोड़ता है, इनकी संख्या 2 होती है। अक्षीय एक्सियल, यह शरीर के बीचों बीच में पाई जाती है। शरीर के अंदर कोमल रंगों की रक्षा करता है। अक्षियों की कुल संख्या 80 होती है। कशेरुक दंड मेरुदंड
वर्टिब्रल कॉलम। इसे रीढ़ की हड्डी बैकबोन भी कहते हैं। इसके ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ ऑस्टियो टेलबोन तक फैला होता है। इसकी कुल संख्या 26 होती है। प्रारंभ में 33 होती है। प्रत्येक को शरीर के मध्य को भाग को न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। रिब्स पसली की संख्या कुल 12 जोड़ी या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। पसलियाँ पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है। स्टर्नम एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। इसकी कुल संख्या 29 होती है। 22 में स्किल, एक हाइड, 6 में कान में 6, फेस में 14, कपाल में 8। हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7, कान में 6, मेलिसिनकस स्टेप्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स से मध्य कान की शरीर सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरु अस्थि की होती है, जो जांघ में होती है। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक कॉलर बोन होती है, हंसली की होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, डेंट्री की होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पैल्विक का एक भाग होता है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती होती है उसे टेंडन कहते हैं। MBT तो EMT। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ती है LVT या लिगामेंट कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोर्मिन मैग्नस कहते हैं। अस्थि कोशिका बोन से। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। ऑस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि का निर्माण करता है, इसमें अतः इसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट, यह अस्थियों का परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थिमज्जा बोन मैरो, अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण होता है। संधि जॉइंट, कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिल डुल सकती है, संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहलाता है। ज्वाइंट इमूवेबल, अचल अपूर्ण। इमूवेबल अचल संधि को फिक्स या फिर फाइबर्स रेशेदार संधि भी कहते हैं। या थोड़ा भी ही गति नहीं करता, या खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि, यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा और गति देखने को मिलता है, जैसे पसली, रिब्स, कटसेरुक, दंड, बैकबोन। फ्रीली मूवेबल पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खंड। इस प्रकार की संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जहाँ जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है तथा यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। पैल्विक प्लस फीमर, स्क्रोपुला, ह्यूमरस। हिंज बोंज कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही ओर गति करता है, जैसे कि अंगुली और घुटना। पाइवोट जॉइंट, खुटी संधि, इसका आकार खुटी के समान होता है, जैसे गर्दन में संधि। एक दूसरे के ऊपर रखे जैसे गर्दन में पाइवोट जॉइंट होता है। शरीर के दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला एक्सिस होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल और टार्सल। सैडल जॉइंट, यह बॉल एंड सॉकेट जैसे होता है के समान, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। अंगूठा। मानव शरीर की कुल अस्थियों की संख्या 206 होते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 है। मानव में पसलियों की संख्या 12 जोड़ा है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 लगभग होती है। मनुष्य में खोपड़ियों की संख्या 8 खोपड़ियों में 8 अस्थियाँ होती है तथा कान में 6 हड्डियाँ होती है। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर उरु अस्थि की होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी पैर टांग में पाई जाती है। इस स्टेप्स हड्डी शरीर में कान में पाई जाती है। टोकी नलिका मानव शरीर के कान में स्थित होते हैं। मनुष्य के मध्य कान की गुहा को कड़ अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है तो वायु होता है। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है तो खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। निम्नलिखित में से किसी एक जीव में पसलियों की संख्या
संख्या सबसे अधिक होती है तो सांप में सबसे अधिक होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? नाक में होती है। निम्नलिखित में से कशेरुक में बाह्य कंकाल नहीं होता। एम्फीबिया उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? स्कंध। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल एवं सॉकेट जॉइंट का उदाहरण? कमर का जोड़। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का टेंडन। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे को संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी? तालुए पर। कंकाल तंत्र के अंग को अस्थियां कहते हैं। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में? बाह्य कंकाल तंत्र तथा अंतः कंकाल तंत्र। हड्डी किन कोशिकाओं से बना होता है? हड्डी मीजनकाइम से बना होता है। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? मेसेंडर्म से। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ओसीन। कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कंकाल का मध्य आधार कशेरुक दंड का बना होता है। दो कशेरुकाओं के बीच का भाग भरा होता है तंतुपस्थिफाइड। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर। मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती है? 33 होती है। कशेरुक दंड को अन्य नाम दिया गया है तो रीढ़ खंभ। शंखास्थिल, फ्रंटल जंतुकास्थिल, झझरास्थिल का संबंध खोपड़ी से। नेजल कपोल अस्थियां, लेक्रिमल अस्थियां, बोमर पैलेट मैक्सिलरी मेडिबल स्पंजी अस्थियां चेहरा से संबंधित। कशेरुक दंड बच्छावी पसलियां धड़ से संबंधित। पसलियां 24 अस्थियों से बनी होती है। अंगुलियां अस्थियां ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल हाथ की अध्ययन। पटेला टार्सम मेटाटार्सम फीमर टिबिया फिबुला पैर की हत्या। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की हड्डियों की अस्थियों की संख्या 8 होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कशेरुक दंड स्पाइनल कॉर्ड से होता है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग इनेमल दंत वल्क होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य होता है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की होती है। कशेरुक दंड में रज्जु में स्पाइनल कॉर्ड में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़ों की होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियों की संख्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा को कोलम या स्प्लैंकिन गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भाव किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से जोड़ती है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराइज संयोजी ऊतक से। स्तनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों का कठोर भाग कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फोर। अस्थियों का कठोर बनाने वाले लवण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। मज्जा हुआ मैरो कैविटी का निर्माण ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती है। अस्थियों का निर्माण ऑस्टियोक्लास्ट से होता है। शिशुओं में कुल अस्थियों की संख्या 300 होती है। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है अल्ना ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। मानव की सबसे प्रबल अस्थि जबड़े की। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस। सबसे लंबी फीमर। मानव शरीर की शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक रोग पैर टांग पाई जाती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर? कैल्शियम की कमी के कारण। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस की होती है। पोषण न्यूट्रिशन। बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए सहायक तत्वों को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, माइक्रो बृहद माइक्रो सूक्ष्म। बृहद माइक्रो इसकी आवश्यकता अधिक होती है जैसे चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस
CHO तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इग्नोर, नियान, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पौधे को सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की आवश्यकता होती है। फूल खिलाने तथा बीज बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वृद्धि तथा रोग से लड़ने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह क्रिया राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है। DNA तथा RNA में कैल्शियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। रिमार्क, पौधे को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नारियल के पौधे को आयोडीन की आवश्यकता होती है। माइक्रो, सूक्ष्म, इसकी बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है। मन को जीत कर मत बोल फनी। मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, निकेल। लंबाई वृद्धि के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। लोहा का प्रयोग खाद के रूप में नहीं कर सकते। पादपों का आर्थिक महत्व। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो इससे मलेरिया की दवा बनती है। मुलेठी की जड़ से गले साफ हो जाते हैं। ड्रामे के पत्ता के प्रयोग करने से स्मरण शक्ति का या फिर याददाश्त बढ़ती है। स्वर्णगंधा के जड़ से सांप काटने तथा जो हाई BP की दवा बनती है। नारियल की पत्ती मिट्टी से रस्सी बनती है। कपास की प्राप्ति बीज से होती है, जिसे सफ़ेद सोना कहते हैं। जूट, पटसन की प्राप्ति छाल से होती है, इससे बोरा बनता है, इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। लौंग की प्राप्ति पुष्पकली से होती है। हींग की प्राप्ति जड़ से होती है। दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है। अफीम, चरस, कोकीन, हशीश, भांग, हीरोइन, शुगर, गांजा, मैरिजुआना, ये सभी मादक पदार्थ है। इसकी प्राप्ति पत्ती से होती है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है, इसमें कैफीन क्षार पाया जाता है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है, इसमें टैनिन तथा थीन क्षार पाया जाता है। भांग, तंबाकू, गांजा की प्राप्ति पत्तियों से होता है, इसमें निकोटीन पाया जाता है। नोट, गुलाब की तना से नए किस्म नए पौधा को उगाना बडिंग कहलाता है। पादप कुल या पादप रोग या पादप हार्मोन। प्लांट फैमिली। कुकुरबिटेसी, इसमें लतीदार सब्जी या पौधों को रखते हैं। कुकुरबिटेसी के नेनुआ, करेला, कद्दू। रूटेसी, इसमें नींबू कुल के खट्टे फलों को रखते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी। टीसी, मालवेसी, इसमें लाशा युक्त फल वाले पौधे को रखते हैं, जैसे भिंडी, कपास और अड़हुल, बेल। सोलेनेसी, इसमें आलू, तंबाकू, धतूरा को रखते हैं, इसको काट कर बोने से नया फल बनता है। सोलेनेसी। लिलिएसी, इसमें लहसुन और प्याज को रखते हैं। लिली। ग्रेवनी में इसमें मोटे अनाज को रखते हैं, धान, गेहूँ, मक्का। कुसिफेरा में सरसों को रखते हैं। लेम्यूमिनेसी में दलहनी फसल को रखते हैं। मोरासिया में कटहल को रखते हैं। पादप जगत दो प्रकार का, अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद तो आवृतबीजी, अनावृतबीजी। जो थैलोफाइटा के चार, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। आवृतबीजी एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमी, इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगता। ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ये पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं दिखता है। इसका शरीर सूखा या फूला हुआ होता है। इसके 4 भाग में बांटते हैं। कवक, फंजाई। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कर जाते हैं। यह आर्द्रता नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं, जहाँ प्रकाश कम रहता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण से यह हरा नहीं होते और ये भोजन नहीं बना पाते हैं। ये भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। कवक कई प्रकार के होते हैं। मशरूम, पेनिसिलिन, ईस्ट। सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन 80% मशरूम पाया जाता है। मशरूम में 80% पाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक को निकाला था। ईस्ट का प्रयोग बेकरी, बिस्कुट उद्योग में करते हैं। ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन फर्मेंटेशन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित तोड़ना करना किण्वन कहलाता है। शर्करा के किण्वन में ईस्ट खमीर का प्रयोग किया जाता है। 612OH2211 से ईस्ट से क्रिया करा के इथाइल अल्कोहल बनाएगा।
इथाइल एल्कोहल बनाएगा और इन्वर्टर्स एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देगा। एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। मिथाइल एल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। बीमार सबसे मीठा शर्करा फ्रूक्टोज हो जाता है। यह शुक्र से 17 गुना अधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज या फलों में पाया जाता है। चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं। इसमें सुक्रोज पाया जाता है। सेक्रेटिन एक नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम उद्योग में करते हैं। शैवाल एल्गी शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहलाते हैं। यह शैवाल आर्द्रभूमि नमी वाले स्थान में प्रकाशित क्षेत्र में निकलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण इनका रंग हरा होता है और ये भोजन बना सकते हैं। यह स्वपोषी होते हैं। शैवाल भोजन को मंड स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। शैवालों का हरा रंग इरिथ्रियम अल्फा फाइको इरिथ्रियम के कारण होता है। शैवाल का भूरा रंग जेंथियम अल्फा फाइको जेंथियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइटोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। सारगैसो नामक शैवाल 200 मीटर लंबा होता है। भूरे शैवाल का प्रयोग चारों के रूप में करते हैं। नीलहरी शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल समुद्री आयोडीन प्राप्त करते हैं। कोलोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता है। लाइकेन सैक इसे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, किंतु जब प्रदूषण बढ़ता है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन का रंग नीला से सफ़ेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। जब नीले लिटमस पर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। आर्किल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है। इंडोकार नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। असीमिया नामक लाइकेन डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। डिप्टीरिया पर्टुसिस काली खाली टेटनस जीवाणु बैक्टीरिया की खोज एंटोनियो लीवनहॉक ने किया था। इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता के जनक कहते हैं। जीवाणु का नाम का एरेनबर्ग ने किया था। जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया था। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है, जिसे टनिंग कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल को जड़ में होते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। एजेरोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नाइट्रोजन तथा एनाबिना नामक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। दूध का पाश्चुरीकरण दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुरेशन करते हैं। इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। 2 विधि द्वारा होते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस तक पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। वही हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में इसमें 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। बैक्टीरिया का आकार बैरिलस इसका आकार सूंड के समान होता है। कोकम इसका आकार गोलाकार होता है। कामा यह आकार अंग्रेजी के कामा के समान होता है। स्पाइरस का आकार स्प्रिंग या स्क्रू के समान होता है। ब्रायोफाइटा इन्हें उभयचर पौधा भी कहते हैं क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पर बढ़ाते हैं। इसमें जेमाकप द्वारा इसमें निषेचन अलैंगिक जनन होता है। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर उगने वाला पहला मस्काई था। इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। इस फेनगम नामक काई ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। यह अपने भार का लगभग 18 गुना पानी सोख सकता है। इसका प्रयोग माली पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक तथा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा या जाइलम तथा फ्लोएम में पाया जाता है किंतु बीज नहीं पाए जाते। एजोला तथा एक्विस्टेस प्रमुख टेरिडोफाइटा है। एजोला नाइट्रोजन विश्लेषण स्थिरीकरण का कार्य करता है। एक्विस्टेस से सोना की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन बदल देना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तत्व द्वारा मॉलिब्डिनम जीवाणु राइबोजीवाणु मुक्त जीवित दीवार एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक एजोला तथा जलीय फर टेरिडोफाइटा नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया
पुष्पोद्भिद फेंड्रोगेमी। ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। ये फल फूल तथा पत्ती लगते हैं। इन्हें दो भागों में बांटते हैं, अनावृतबीजी की जिम्नोस्पर्म। ये पौधे पर्वतीय ढाल पर होते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता। ये पौधे आकार में बड़े तथा इनका फूल एक लिंगी होता है, अर्थात पुंकेसर एवं जायंग दोनों अलग अलग फूल के पाया जाता है। जैसे जालिम सास को चीड़ जैमिया सिकोया जैमिया साइकस सिकोया चीड़ देवदार। जैमिया सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा है। साइकस से जीवित जीवाश्म में करते हैं। साइकस के स्टार्च से साबुन दाना प्राप्त किया जाता है। सिकोया अत्यधिक विशाल होता है। चीड़ या पीनस। चीड़ को जंगल का आतंक कहते हैं क्योंकि इसमें आग सबसे तेजी से पकड़ता है। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं जिससे पेंट में मिलाया जाता है। चीड़ के पौधे से ही चिलगोजा की प्राप्ति होती है जिससे ड्राई फ्रूट्स या मेवा कहते हैं। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। इसके बीज के एंजियोस्पर्म इनके बीज के बाहर के फल के आवरण पाए जाते हैं। ये दो प्रकार का मोनोकोट एक बीजपत्री। इनके बीज में केवल एक पत्र होते हैं। साथ इनके बीज को तो 12 भागों में एक सरलता से नहीं बांट सकते हैं। इनकी पत्तियां समानांतर होते हैं। धान केला गेहूँ जो बीजपत्री डाइकोट। इनके बीज में 2 पत्र पाए जाते हैं, अर्थात इनका बीज 2 बराबर भागों में सरलता से बढ़ जाते हैं। इनकी पत्तियां जालिकाबद्ध होती है। आम जामुन मूंगफली चना। पादप रोग प्लांट डिजीज। प्लांट पादपों में होने वाले अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर बीमारियां कवक द्वारा होती है। पदार्थ की कमी से पादपों में होने वाले रोग। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग आम तथा बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है और मक्का में वाइट बॉड। बोरान की कमी से फूल गोभी का भूरा हो जाना। आंवले का निक्रोसिस। चुकंदर का हालो हार्ट। तांबा की कमी से नींबू का काला पड़ जाना। मैग्नीज। शलजम में वाटर कोर तथा मटर में मार्स रोग। ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट। पोटेशियम की कमी से लीची की पत्ती जल जाना। कैल्शियम की कमी से गाजर में कोटक स्पॉट। विषाणु से होने वाले रोग हरिमानहीनता या रंग परिवर्तन वायरस द्वारा होता है। यह पत्तियों का रंग पीला या सफ़ेद पड़ जाता है। मोज़ेक रोग यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़कर सड़ जाती है। तंबाकू में मोज़ेक रोग पत्तियां जल जाती है। बंकाई थ्राइबा बनाना। इसमें केला का पौधा छोटा हो जाता है। आलू मोज़ेक। इसमें आलू की पत्तियों पर चितकबरा दाग हो जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाले गेहूँ का टुंडो रोग। इसमें पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाता है। साइट्रस कैंकर। इसमें नींबू का रंग बदल जाता है। आलू का सैथिल रोग। सैथिल आलू को खाने से बाल झड़ता है। इसमें आलू का तना आलू में गोल गोल रिंग बन जाता है। धान की अंगमारी। इसमें धान की पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती है और कपास का बीज पूरी तरह से खुल जाता है। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन ये प्रोटीन के बने होते तथा उत्तेजना पैदा करते हैं। पादप हार्मोन को फोटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन 2 प्रकार का होता है, वृद्धिवर्धक हार्मोन, वृद्धिरोधी हार्मोन। वृद्धिवर्धक हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिन, ट्राउमेटिन, फ्लोरिजेंस। वही वृद्धिरोधी एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज सन 1980 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह मोटा होने से रोक देता है जिसका माली पौधे के ऊपरी भाग को काट देता है। यह प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। पत्ती तथा फल को समय पर से पहले ही गिरने से रोकता है। जिबरेलिन हार्मोन इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। इसका यह मुख्य हार्मोन है, वृद्धि को नियंत्रित करता है, अंकुरण तथा फलों के निर्माण में सहायक होता है। साइटोकाइनेसिस हार्मोन इसकी खोज मिरल ने 1985 ईस्वी में किया था, परंतु नामकरण लिथाम ने किया था। यह कोशिका विभाजन करता है, अंगों का निर्माण करता है, यह प्रोटीन तथा आरएनए के संश्लेषण करता है। ट्राइमेटोटिन हार्मोन यह पौधों का घाव भरता है, इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। फ्लोरिजेंस हार्मोन यह पत्ती में बनता है लेकिन फूलों को खिलाता है, इसे फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। फ्लावरिंग हार्मोन
वृद्धि रोधी हार्मोन, यह हार्मोन वृद्धि को रोक देता है। FCC का हार्मोन, यह वृद्धि रोधी तथा वातोत्सर्जन करता है। यह फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता है। एथिलीन C2H5, यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है किंतु पेड़ की वृद्धि को रोक देता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 1962 में बर्ग ने हार्मोन को प्रमाणित किया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। C2H2 का एसिटिलीन की प्राप्ति कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया जल से कराने पर होती है। C2 प्लस 2H2 से C2H2 प्लस कैल्शियम OH घटाए कैल्शियम का। खरपतवार वृक्ष, खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये खेत के सभी पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है जिससे फसल की पैदावार घट जाती है। खरपतवारनाशी, वैसी दवा जो खरपतवारनाशी को कम कर देती है खरपतवारनाशी या वेडिसाइड कहा जाता है। सीमाजीन, एट्राजीन, कैटोको 2,4-D, डाइक्लोरोफिनॉल एसिटिक अम्ल। वातोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। ट्रांसपीरेशन, वातोत्सर्जन, पत्तियों के स्टोमेटारन द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा देना वातोत्सर्जन कहलाता है। वातोत्सर्जन में जल हानि की क्रिया को दर्शाता है। जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधे अपनी पत्तियां गिरा देती है। जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है। जहाँ जो पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वातोत्सर्जन अधिक होता है और बादल अधिक बनते हैं जिससे वर्षा अधिक होती है। वातोत्सर्जन को फोटोमीटर द्वारा मापते हैं। प्रकाश संश्लेषक, फोटोसिंथेसिस, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषक के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषक के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल, नीला और बैंगनी रंग में होता है। शेष रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रास के समय में कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जबकि जल का उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन अपचयन तथा रिडक्शन उपचयन दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरीन युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन से 7 गुना तेज होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है जो क्लोरोफिल A, B, C, D, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण का दर शुरू में बढ़ता है किंतु जब सांद्रता अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता तथा नमी, प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जल से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल C8H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनाता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक जोरदार जेलीनुमा संरचना होता है जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है जिसे ग्राना कहते हैं। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है जिसे थैलेफाइटा कहते हैं। थैलेफाइटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की विधि 2 क्रिया विधि, हीट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसे वैज्ञानिक हील खोजा था। लाइट रिएक्शन इसको वैज्ञानिक हील खोजा था जब प्रकाश में ही संपन्न होता है। जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पर पड़ता है तो थैलेफाइटा होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं जिससे TADP का निर्माण होता है। इसके बाद जल अपघटक होता है और हाइड्रोजन H2 मुक्त होता है। NADP बनता है। यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADP H2 बना लेता है। इस प्रकार हील रिएक्शन पूरा हो जाता है। डार्क रिएक्शन, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, हील रिएक्शन के होने के बाद होता है। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। हील रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ ATP तथा NADP हाइड्रोजन स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। RUDP का वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद ऑक्सीजन को बाहर आ जाता है। अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड H2 से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है।
जबकि गैर उत्पाद ऑक्सीजन होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। आरयूडीपी राइबोलोज डाइफॉस्फेट। आनुवंशिकता। पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक दो प्रकार का, विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक स्थित सुपरमानेंट टिश्यू। विभाज्योतक शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर विभाज्योतक। वही स्थायी ऊतक सरल जटिल। सरल में स्थूल मृदु ऊतक, स्थूल कोण दृढ़ ऊतक और जटिल में जाइलम फ्लोएम। जो विभाज्योतक मेरिस्टेमिक टिश्यू, इसमें विभाजन की क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण पेड़ पौधे जीवन में वृद्धि करते हैं। पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करते हैं। बीच का भाग केवल चौड़ा होता है। शीर्ष विभाज्योतक। एपिकल मेरिस्टम, यह पेड़ पौधे का ऊपर की ओर ले जाता है। पार्श्व, यह पेड़ पौधे को चौड़ा करता है। अंतर्वेशी, यह छोटे घास में पाया जाता है। यह सतत न होकर के कुछ दूरी पर होता है, जिस कारण जानवर इसे जब इसे खा लेते हैं तो यह पुनः निकल जाता है। स्थायित्व, तो इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। मृदु ऊतक, इसमें पौधे का छाल बनता है। स्थूल कोण, इसमें फल तथा पत्तियों का वृंत बनता है। दृढ़ ऊतक, यह बहुत ही कठोर होता है। इसमें नारियल, बेल, कसली इत्यादि का बाहरी खोल बनता है। जाइलम, यह तना के अंदर पाया जाता है। इसे दारू भी कहते हैं। यह जल तथा खनिज इत्यादि का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँच जाता है। जाइलम तना पर बने बल्ले को इनका आयु ज्ञात किया जा सकते हैं। एक बल्ले से 10 वर्ष के आयु के बराबर बाद बनता है। बल्ले को कैम्ब्रियन भी कहते हैं। फ्लोएम, यह पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन करता है। जाइलम तथा फ्लोएम को सामान्य ऊतक कहते हैं। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी प्लांट जेनेटिक्स। वंशानुगत गुणों को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जार्मेंडर को कहते हैं। इन्हें गैमेट्स से शुद्धता का सिद्धांत दिया था। जेनेटिक्स शब्द वाटसन ने दिया था। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। कृत्रिम जीन संश्लेषण, निर्माण तथा गुण को आइसोलेटेड पृथक करने को हरगोविंद खुराना ने किया था। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर, पायसम, सटाइवम के साथ जुड़ी विषम प्रजाति के लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसका जीवनकाल तथा आकार छोटा होता है, साथ ही इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जीनोटाइप, वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आते हैं, बल्कि इनके जीवन में अंतर होता है। फिनोटाइप, वैसे लक्षण जिन्हें बाहर से देखने पर समझा जा सकता है, सके फिनोटाइप कहलाते हैं, क्योंकि ये लक्षण शरीर पर दिखते हैं। डोमिनेंट प्रभाविता खास, जब दो प्रजातियों को आपस में संकर कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली जीन कमजोर जीन पर अपना प्रभाव जमा लेता है। मेंडल का एक संकलन, इसमें मेंडल ने एक लंबा एक पौधे का क्रॉस कराया तो टी टाल्स स्मॉल टी शॉर्ट से कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस। कैपिटल टी लंबा शुद्ध टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल। इसमें फिनोटाइप लंबा 3 हुआ है, 3 संबंध 1। वही जीनोटाइप 1 संबंध 2 संबंध 1। मेंडल ने फिनोटाइप प्रभाविता के सिद्धांत के दर्शाए शक्तिशाली मेंडल का फिनोटाइप प्रभाविता के सिद्धांत को दर्शाता है। शक्तिशाली जीन अपना 75% प्रभाव को दर्शा देता है। मेंडल को जीनोटाइप का सिद्धांत पृथक्करण को दर्शाता है, जो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 में होता है, अर्थात 25% संबंधी 50% संबंधी 25% के अनुपात। मेंडल का द्विकरण संकरण का प्रयोग। मेंडल ने द्विकरण संकरण के लिए पहले गोल तथा फीले पौधे को क्रॉस कराया, उससे एक प्रजाति को बनाया। इसके बाद मेंडल ने एक चपटा तथा एक खाड़े पौधे को क्रॉस कराया, एक प्रजाति को बनाया। अब इन दोनों नई प्रजाति को आपस में क्रॉस कराया, जिसे द्विसंकर प्रजाति कहते हैं। इसमें जीनोटाइप में 1 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 4 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1। वही फिनोटाइप में 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। मेंडल का तीसरा नियम, यह स्वतंत्र आव्यूह का नियम है।
इसके अनुसार जब दो प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है तो उनके जीन एक दूसरे में जाते हैं, किंतु वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। मेंडल का प्रयोग लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल ने पौधे के 7 पेयर भिन्न गुणों को आपस में क्रॉस कराया। बीज की आकृति गोल तथा झुर्रीदार, बीज का रंग पीला तथा हरा, फूल का रंग लाल तथा सफ़ेद, फूल कली की आकृति फूल तथा चपटा, कली का रंग हरा तथा पीला, पौधे की लंबाई लंबा तथा पौना है, फूल की स्थिति कक्षक किनारे तथा अग्रस ऊपर। एक जीन तथा दूसरे जीन में जुड़े रहते हैं, जिसे आनुवंशिक कड़ी या लीकेज कहते हैं। इसकी खोज ब्रिटिश ने किया था। जैव विकास। जैव विकास इसके अंतर्गत जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है। समजात होमोलोगस ऑर्गन्स, वैसा अंश जिनकी उत्पत्ति समान रहती किंतु वे अलग अलग कार्य को करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मानव का हाथ, बाघ का हाथ, चमगादड़ के पैर, मछली का फ्लॉपर, इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले भाग से हुई है। इनमें प्रारंभ में एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति बनती है, किंतु ये सभी से अलग अलग कार्य करते हैं। समरूप अंग एनालोगस ऑर्गन, इन अंगों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है किंतु एक समान कार्य करते हैं। जैसे कीट में 4 पंख, पक्षी में 2 पंख, किंतु ये दोनों ही पंख को उड़ने का कार्य, जबकि इनकी संरचना भिन्न। अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते, अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनकी संख्या 100 होती है। कांता पिंड, कर्णपिंड, अपेंडिक्स, शरीर का भाग। लैमार्क का सिद्धांत, इन्होंने उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह अंग थोड़े बड़े आकार का उत्पन्न होता है, जबकि किसी अंग का प्रयोग न करने पर वह अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक जो फिलोसॉफिकल जूलॉजिका है, लैमार्क ने इस सिद्धांत दिया था। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अनुकूल की प्रकृति होती है। अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग, जिराफ के कंधे तथा सांप के पैर। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जैसे जिराफ की गर्दन तथा सांप का पैर। वीजमैन का सिद्धांत, इन्होंने लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया। इन्होंने चूहे के 21 पीढ़ियों को पूछ काट दिया। इसके बाद भी 22वीं पीढ़ी में उतने ही आकार की पूछ पाया गया। डार्विन का सिद्धांत, इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते, अतः ये स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लेते। डार्विन ने बोगस नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विन फ्रेंच कहते हैं। संतान, बहुत सारे संतान उत्पन्न होते हैं। संघर्ष होता है सजातीय अंतरजातीय पर आधार, जो यज्ञतम होता है उसके बाद वही जीवित रहता वातावरण से अनुकूल होता है। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तिका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्राकृतिक चयनवादी, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है। जीव में संतान की जो उत्पत्ति होती है वो उसका अपार संभावना होती है, किंतु बहुत ही कम जीवित बचते हैं। जीवन के लिए संघर्ष आ जाते हैं। संघर्ष शेर बाघ में, सांप कोबरा में, मछली शार्क में, वनस्पति में, अंतर्जातीय में गाय, मगरमच्छ, मानव पक्षी, वातावरण में जल, भूकंप, गर्मी, बर्फ, सुनामी, बाढ़। योग्यतम की उत्तर जीविता फिनिश, जीवन संघर्ष में वही जीवित रहता है जो स्वयं के वातावरण के अनुसार ढाल ले। नवडार्विनवाद, इसके अनुसार नई जाति में परिवर्तन अचानक होता है। यह सिद्धांत उत्परिवर्तन को दर्शाता है। ह्यूगो डे व्रीज का सिद्धांत है। उन्होंने उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किसी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपनी मूल नस्ल से पूरी तरह से भिन्न दिखने लगता है, जिससे कि एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। जैविक घटकों के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उत्पाद प्रोड्यूसर या स्वपोषी होती है और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे को रखते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर, ये अपना भोजन नहीं बना पा सकते, अर्थात ये परपोषी होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार का। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, चूहा। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, ये सर्वाहारी होते हैं, ये मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बाघ। अपघटक, डिकम्पोजर, ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को खाते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। और ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे चील, गिद्ध, कौवा, जीवाणु। स्थलीय पारितंत्र में पिरामिड सीधा होता है, वही जलीय
मरुस्थल तथा सागरी क्षेत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा उल्टा आता है। लिंडमान का नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का मात्रा 10% हो जाती है, किंतु कीटनाशकों का प्रभाव 90% चला जाता है। अतः खेत में छिड़के जाने पर कीटनाशकों के कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है और इन चूहों का खाने से चील कौवा की मृत्यु हो जाती है। जैसे इसी कारण सरकार ने LD50 लीथल डोज 50 नामक कीटनाशक के प्रयोग से प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि यह कीटनाशकों के प्रयोग से गिद्धों की संख्या घट रही है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन को इकोलॉजी कहलाते हैं। पारिस्थितिकी में जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों को रखते हैं। इकोलॉजी के जनक टेकल को कहते हैं, जबकि इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया था। जैविक घटक इसमें उत्पाद उपभोक्ता तथा घटक आते हैं, अर्थात इसमें सजीव को रखते हैं। अजैविक घटक इसमें तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, पर्वत अर्थात निर्जीव को रखते हैं। जीवों के समूह को सजीव समूह कहते हैं। कई जीव समूह मिलकर पारितंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। कई पारितंत्र मिलकर जीव बायोम बनाते हैं। कई जीवों मिलकर एक जीवमंडल बायोस्फीयर बनाते हैं। मानव जीवमंडल में रहता है। पारितंत्र वह सबसे छोटी इकाई जिसमें सजीव, जैव घटक तथा निर्जीव और जैविक घटक दोनों साथ में रहते हैं। सबसे छोटा पारितंत्र जल का बुद्धि, इसमें डेटम नामक शैवाल पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को डूबकर मारा जाता है तो उसके फेफड़ों में डेटम की जांच की जाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र है। स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र घास तथा तैगा वन है। जीवों में आपसी संबंध, जीव जो होते हैं स्वपोषी और परपोषी होते हैं। पादप जो स्वपोषी होते हैं, पादप और शैवाल होते हैं। परपोषी में सहजीवी, सहयोगी, परजीवी, मृतोपजीवी आएगा। सहजीवी में जो होते हैं दोनों को लाभ होगा। सहयोगी जैसे मधुमक्खी, फूल, कवक, शैवाल, भैंस, कौवा। वही सहयोगी में एक को लाभ होगा, एक को कोई फायदा न फायदा होगा ना हानि होगा। अधिपात या कीट। परजीवी पैरासाइट एक को लाभ एक को हानि होगा, जैसे अमरवेल या अक्षर। मृतोपजीवी में बस एक ही रहेगा तो हानि उसी को लाभ। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप, शैवाल, जीवाणु। हेटेरोट्रॉफ ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। सहजीवी इसमें दोनों जीवों का परस्पर लाभ होता है। कवक, शैवाल, गाय, कौवा, मधुमक्खी, फूल, बत्तख, मछली। सहभोजी इसमें किसी एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अर्धीपाद, आर्थिक परजीवी यह जिस जीव पर उगते हैं उसी को क्षति पहुंचाते हैं। यह वृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे खटमल, मच्छर, मक्खी, अमरबेल जीव। मृतोपजीवी, मृतजीवी ये जीवों के मृत शरीर को खाकर खत्म करते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु, चील, गिद्ध, कौवा आदि। जीवाणु पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखते हैं। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधे का नाम। मरुस्थल में जीरोफाइट, लवणों में हेटेरोफाइट और जल में हाइड्रोफाइट और भूमि में हाइग्रोफाइट, वर्ग टुकड़ा में मेसोफाइट, चट्टानों में लिथोफाइट। प्रदूषण पॉल्यूशन पर्यावरण में विभिन्न गैसों, मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले ह्रास कमी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है। इसमें केवल मानव क्रियाकलापों को रखते हैं। पर्यावरण डिग्रेडेशन जब मानव तथा प्रकृति दोनों का पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे अवनमन कहते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। सूक्ष्मजीवी अपघटनीय प्रदूषण बायोडिग्रेडेबल वैसे प्रदूषण जिसे सूक्ष्मजीव खाकर खत्म कर दे सूक्ष्मजीव अपघटनीय कहलाते हैं। ये कम हानिकारक होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वैसे प्रदूषण जिससे सूक्ष्मजीव खाकर खत्म कर दे सूक्ष्मजीव अपघटनीय कहलाते हैं। ये कम हानिकारक होते हैं, जैसे कचरा। वायु प्रदूषण के विभिन्न जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, जैविक चुंबकीय प्रदूषण। जल प्रदूषण जल में घुले अनावश्यक पदार्थों का जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक की कमी से व्हाइट को, कैडमियम, किडनी, लोहा में लीवर सिरोसिस लीवर, कॉपर में विल्सन नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा मिनीमाता जापान। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD पूरे धूल कर BOD का अर्थ होता है 5 दिन ऑक्सीजन डिमांड। सुपोषण
जलाशय में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण इसमें अनावश्यक पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं, जिस कारण से जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। हैदराबाद का हुसैन सागर झील जमकुंभी से ग्रसित है। मृदा प्रदूषण मिट्टी की उर्वरा क्षमता को कम हो जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण को 2 कारणों से होता है। कीटनाशक का प्रयोग LD50 लिया होज 50, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो। अत्यधिक खाद के प्रयोग से मिट्टी रेत का रूप ले लेती है। अपरदन इरोजन अपरदन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत और उपजाऊ परत कट जाती है। अत्यधिक मृदा अपरदन को अवनालिका कहते हैं। अवनालिका बहुत अधिक हो जाए तो बीहर का रूप ले लेती है। बीहर पूरी तरह से बंजर हो जाती है। सर्वाधिक बीहर का निर्माण चंबल नदी करती है। वायु प्रदूषण वायु की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं। एरोसोल धूल का वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण को एरोसोल कहते हैं। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका आकार 10 माइक्रोन होता है। जैसे नोट में सीमेंट उद्योग में एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में उड़ता है, जिससे फेफड़े की बीमारी हो जाती है, जिसे व्हाइट कैंसर कहते हैं। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वाहन से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से फैलने वाली प्रमुख गैस कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। यह कुल वायु का प्रदूषण का अकेले 50% कर देती है। यह हीमोग्लोबिन से सबसे तेजी से क्रिया करती है और ऑक्सीजन से ले जाने की क्षमता खत्म कर देती है, जिस कारण व्यक्ति दम घुटने से मौत हो जाती है। तो इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन, कोयला, जीवाश्म मुर्गी आदमी को जलाने पर इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिनमें घुलनशील होता है। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को बढ़ावा दिया जाता है। वैसा ईंधन जिसमें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है और जिसकी प्राप्ति पादप पेड़ पौधे से होती है, उसे जैव ईंधन कहते हैं। जैसे ड्रट, रोफा, रतन, जूट, रोपसीड, गन्ने का रस प्लस अल्कोहल। सल्फर डाइऑक्साइड या अम्लीय गैस है। यह कुल प्रदूषण का 20% करती है। यह फेफड़ों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। पेट्रोलियम के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। इस अम्लीय वर्षा से मिले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण स्टोन लिफ्ट से पत्थर का क्षरण होता है। शीशा प्रदूषण पेट्रोल में विस्फोटक रोधी के रूप में टेट्राइथिल लेड का प्रयोग होता है, जो शीशा का यौगिक है। यह शीशा धुआं के माध्यम से वायुमंडल में आ जाता है और प्रदूषण फैला देता है। शीशा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। ओजोन को क्षति क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है और जो CFC में उपलब्ध रहता है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है, किंतु इनके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, जो अंटार्कटिका में सरलता से उपलब्ध होता है। ओजोन परत की मोटाई को कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन की मोटाई को डाप्सन माना जाता है। 100 डाप्सन 1 mm के बराबर होता है। ओजोन समतापमंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये स्किन कैंसर उत्पन्न करती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी कारण 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। प्रथम तथा द्वितीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखे गए हैं। CFCl से निकलने वाले फ्लोरीन गैस AC थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है, यह पौधे के लिए आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। समतापमंडल में उड़ रहे वायुयान के धुओं से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके प्रॉक्सीऑक्सीटाइल नाइट्रेट POAN का निर्माण करते हैं। प्रकाश रासायनिक धूल इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा PAN के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक अम्लीय गैस है। यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह दिन के समय पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से रोकती है तथा रात को अत्यधिक ठंडा होने से रोकती है, किंतु यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएगा और समुद्र का तल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने भी यही प्रदूषण नहीं करती कि बल्कि ये उमस गर्मी पैदा करती है। ग्रीन हाउस छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाता है तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस, छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाता है तो उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द आर्हेनियस ने दिया। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, जब ग्रीन हाउस पूरे विश्व में फैल जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह शब्द वैली बेकर ने दिया था। कार्बन फुटप्रिंट, गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, NO2। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, यह समझौता जापान में हुआ था। इनमें सभी देश के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए एक कोटा का निर्धारण किया गया। वे इसी कोटा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। इस व्यवस्था को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। मीथेन, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। यह दलदली भूमि में पाया जाता है। मार्स गैस, गोबर गैस, धान के खेत, गटर, सड़े गले पदार्थ तथा जानवरों की जुगाली, कोयला, खाद्यान्न। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, मीथेन के अच्छे स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगाकर रखा जाता है तो उसे संपीड प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कहते हैं। यह बहुत ही कम प्रदूषण करता है। भोपाल गैस त्रासदी, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस जल से क्रिया करके एक विस्फोट कर गई जिससे हजारों लोगों की जान गई। यह कंपनी एंडरसन नामक व्यक्ति की थी जो 2014 में मर चुका है, किंतु अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा है। इस कंपनी में कीटनाशक दवाएं बनाए जाते थे। प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, NO2। एसिड में यह NO3, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2। ओजोन में CFC और NO2। कैटेलिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक संपरिवर्तक, यह संक्रमण धातु से बना होता है। यह इंजन से निकलने वाले धुआं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे प्रदूषण कम हो जाता है किंतु उमस बढ़ जाती है। जब पेट्रोल में शीशा मिला रहता है तो कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। इसी कारण पेट्रोल में शीशा मिलाने पर प्रतिबंध है। उसमें थर्मल आइसोलेशन था। शहरों में धूल कण तथा धुआं आकाश में जमा हो जाता है और एक बादल का रूप ले लेता है, जिससे शहरों का तापमान बढ़ जाता है। इसे इसमें द्वीप कहते हैं। यूरो मानक, यूरोपीय देशों में मोटर वाहन के धुओं से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक मानक तय किया गया है, जिसमें धुएं से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कण तथा हाइड्रोकार्बन की मात्रा को निर्धारित किया गया है। इसके लिए अब तक यूरो 6 मानक तय बन चुके हैं। यूरो 1 मानक का ईंधन प्रति किलोमीटर 2075 ग्राम उत्सर्जन। यूरो मानक को भारत में भारत स्टेज BS कहा जाता है। वर्तमान में भारत में BS6 गाड़ियाँ चलती हैं। ध्वनि प्रदूषण, 90 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण को प्रभाव केवल तात्कालिक रहता है, ये अगली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर में मफलर लगाया जाता है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों किनारे पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। हो गया निका। विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन या मोबाइल टावर, टीवी टावर तथा सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों से फैलता है। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र तथा स्मरण क्षमता कमजोर हो जाती है तथा कैंसर रोग उत्पन्न होता है। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर रही है तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक जा रही है, क्योंकि मधुमक्खियां विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देख लेते हैं और वे अपना रास्ता भटककर टावर के पास चले जाते हैं। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चपेट में। जैव प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु कारण फैलता है। जीनी एक रूपता का एक समान प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें काट देना पड़ता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है। इसका प्रयोग आतंकवादी पत्र लेटर में भरकर एक दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। सेरिन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीरिया में हो रहा है। परमाणु प्रदूषण, यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। इसका प्रभाव जल, थल तथा वायु तीनों में देखा जा सकता है। यह 30,000 साल तक रह सकता है। परमाणु प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है, तो इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है। 9 अगस्त तथा 6 अगस्त 1950 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तथा 2011 में जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के उदाहरण है। 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ था। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं को नाभिकीय आपतन फॉल आउट कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तथा व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी